नमस्कार दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स हैं उसमें की एक दिग्गज बैंक है जिसका नाम है एचडीएफसी। आपने सुना होगा, देखा होगा, हो सकता है इसके सर्विसेज यूज किया होगा। जिनकी स्टॉक मार्केट की प्राइस की तरफ हम बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल्स, स्टॉक की पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें इस साल में पूरे साल उसमें उथल पुथल रही स्टॉक को लेकर के। जब आप चार्ट आप देखेंगे, चाहे चार्ट पुराना हिस्टोरिकल डेटा को भी बेस लेके देखें, तो लगातार क्या रही, स्टॉक की प्राइस में लगातार उथल पुथल रहती है। कभी चलती है, कभी थोड़ा सा गिरती है। लेकिन एवरेज हम कहाँ से देखने का प्रयास कर रहे हैं पता है? 4 जून से देखने का प्रयास कर रहे हैं। 4 जून को सारे के सारे मार्केट जब एक सेम लाइन पे आके खड़ी हुई थी, एक ही लाइन में खड़ी हुई थी, सारे के सेक्टर के स्टॉक, सारी सेक्टर एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के, क्योंकि एक्सेप्शनल हर जगह कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद मार्केट में जहाँ पे हमने अभी ऐसा आईसीआईसीआई को देखा था, कंपेयर किया था, वहां पे मार्केट लगातार जंप करती नजर आती है। इसके पोटेंशियल में क्या नजर आती है? लगातार चलती हुई स्टॉक में फिर से उथल पुथल में गिरावट आ जाती है। तो चलिए आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या इसकी फ्यूचर पोटेंशियल बनती नजर आती है? 8-10 साल का जो दायरा है वो क्या कहता है, इसके बारे में नजर डालें। और वो कहता है, आ, हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डेटा को कंपेयर करने के लिए लिया था। पहले हमने आईसीआईसी पे स्टडी किया था, अब हमने इसके एचडीएफसी पे स्टडी कर रहा हूँ। तो पहले हम एचडीएफसी को लेता हूँ यहाँ पे टॉप पे, जबकि एक चीज पता चलेगा कि आखिर क्या पोटेंशियल है स्टॉक को लेकर के। तो एचडीएफसी में देखा गया कि नियर 5 साल में डेटा को देखें या फिर उससे मैक्सिमम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, तो मैक्सिमम में तो दिखती है जो, अच्छा 30,000% का जंप है। लेकिन उसको छोड़ दिया जाए, पिछले 5 साल के डेटा को एक टाइम फ्रेम में देखें तो करीब कितना 35% का जंप होता है। और ऐसे ही देखें तो आईसीआईसीआई, जिस पे हमने रिसेंटली स्टडी किया था, इसके बाद इसका पोटेंशियल को देखिए। फिर हम इसके बाद देखना चाहेंगे एक्सिस, एक्सिस बैंक की पोटेंशियल को देखिए। और चौथा बैंक हमने चूज किया था कोटक, और कोटक महिंद्रा बैंक को सीधा डाल रहे हैं। तो इन तीनों में क्या पोटेंशियल निकल के आते हैं? क्योंकि जो चार्ट देखेंगे एचडीएफसी का, उस चार्ट में पूरे साल में उथल पुथल रही। सबसे टॉप पे बेहतर परफॉर्मेंस कौन करती नजर आई? आईसीआईसी करती नजर, जिसपे हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं, हो सकता है मैं आई लिंक में इसको डाल दूं, इस आईसीआईसी बैंक। चलिए ट्राई करूंगा डालने के लिए। तो चलते हैं एचडीएफसी की तरफ, एचडीएफसी की पोटेंशियल की तरफ, जहाँ पे 5 साल में ये डेटा था। ऐसे देखेंगे तो करीब एक साल में गिरावट का देखने को माहौल मिला, फिर 6 महीने में गिरावट की देखने को मिला है। एक महीने में थोड़ा सा 4% चला, लेकिन उसको क्या कहें, क्योंकि चार्ट में इस तरह का कोई पोटेंशियल जो बनी थी, वहाँ पे लगातार उथल पुथल चलती रहती है। तो क्या इसका क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है? तो यहाँ पे इसका रिवेन्यू मॉडल ऐसा कुछ था। और ये कंपनी कहती है, जो कि खास के बैंक एचडीएफसी, ये जो कि प्राइवेट सेक्टर के नंबर 1 बैंक्स में नंबर आती है। तो ये कहती है जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है लिमिटेड वाज द अमंग्स द फर्स्ट टू रिसीव एंड द पार्टिसिपेट्स अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप द बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में इनके पास ही मिला था लाइसेंस। और एच डी एफ सी इज द पब्लिकली हेल्ड बैंकिंग कंपनी। द बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1994 में बनी थी कंपनी, द नेम ऑफ द एच डी एफ सी बैंक के नाम से। चलिए उसके पीछे तो हम नहीं जाएंगे, आज ऑन डेट में क्या कहती है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लेके क्या करना। अब यहाँ पे दो देखने को मिली, क्या देखने को मिलती है? सबसे पहले देखा करंट प्राइस, तो निकल के आती है सोल्यूशन। इसको 3 फैक्टर से बांटा गया। पहला फैक्टर बेस, जो फंडामेंटल। दूसरा फैक्टर टेक्निकल, चार्ट लेवल पे। तीसरा फैक्टर इज द सेंटिमेंटल, जो कि न्यूज आर्टिकल्स और पॉलिसीज लोग को लेकर के चलती रहती है। इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो निकल के आ जाती है मार्केट की करंट प्राइस। और करंट प्राइस जो कहती है, बुक प्राइस सबसे पहले देखा तो फंडामेंटल क्या कहती है 519 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। और इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है करीब उसके डबल के आसपास, नियर अबाउट द डबल कर देते हैं। अर्थात जो इनकी अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन है उसका 1,031 रुपये के वैल्यू। इसके हिसाब से देखेंगे क्या कहती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, स्टॉक की पी तरफ देखें, क्योंकि ये एक इंडिकेटर कहता है कई बार जो स्टॉक महंगा है सस्ता है। इस हिसाब से देखा जाए तो पी कहते हैं 19.3। और ये बेसिकली, मैं कहता हूँ ये बेसिकली कुछ है नहीं।
एक फॉर्मूला बेसिस का है जिससे ये आकलन किया जाता है जो एवरेज जो इंडस्ट्रियल की अर्निंग है क्या उससे ज्यादा हो गया इसका या कम है। ये चीज था, क्योंकि ये ज्यादा कम कहाँ से डिपेंड करेगा, इसकी स्टॉक प्राइस से डिपेंड करेगा, क्योंकि ये डिपेंड ऑन द स्टॉक प्राइस। तो यार निकल के आती है, इसको स्टॉक प्राइस को किससे डिवाइड करना है, ईपीएस से डिवाइड करना, अर्थात अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर की डिपेंडेंसी कहाँ से है, नंबर ऑफ शेयर से। और नंबर ऑफ शेयर अर्थात टोटल प्रॉफिट जितना हुआ उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आती है, 84 रुपये का आता है। और 84 रुपये के हिसाब से यदि करंट प्राइस को डिवाइड करेंगे तो 19.3 आता है, अर्थात 19 रुपये 30 पैसे के आसपास। तो ये क्या हुआ, इस 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 एच डी एफ सी का जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रहा वो रहा 19 रुपये के आसपास का। लेकिन इंडस्ट्रियल की जो बाकी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या कहता है, उनका कहता है 12.5 का। तो बाकी कंपनियां के इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका क्या हुआ, ये बेहतर परफॉर्मेंस कर गया। ऐसा लगता है या नहीं लगता, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये स्टॉक पी में ये देखने को मिला। इसके हिसाब से देखते हैं, यदि एवरेज वैल्यू इस हिसाब से सेक्टर परफॉर्मेंस करती है अर्थात ये ज़्यादा सेक्टर के हिसाब से काम काज कर गया, ये एक बात निकल के आती है। अब आती है कंपनी की, जहाँ पे दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, अर्थात ये पहला इंडिकेटर के बाद दूसरा इंडिकेटर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में देखा जाता है कि अच्छा ज़्यादा है कम है, तो ऑब्वियसली देखा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में नॉर्मली ये डेट्स ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उनका काम ही डेट्स लेकर के, जब तक वो लोन नहीं लेंगे तो आपके पास लोन कहाँ से देंगे, आपको कार्ड वहाँ की सारी चीज़ कहाँ से देंगे। इसीलिए ये क्या होता है, जो डेट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, करंट रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.38 के आसपास है, और ये 7.39 के आसपास था। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेटा, कहती है आरओसी, आरओसी कहती है 9.50 और आरओई कहती है 22.1। इसके बाद देखा जाए फेस वैल्यू इन सबके पीछे, 1 रुपये का डिविडेंड यील्ड करीब 1.20 के आसपास निकल के आती है। तो ये था इसका थोड़ा सा पार्ट्स। और यदि हम इसको देखना चाहें तो मार्केट कैप इससे निकलता है, इसको करंट मार्केट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट की कैप निकल जाती है, करंट मार्केट की कैप ये है। अब अभी तक जो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो करीब 312% का जंप किया है, कहाँ से, बुक वैल्यू से इस स्टॉक में। लेकिन क्या ये एक इंडिकेटर शो करता है जो स्टॉक महंगा है सस्ता है कि मार्केट इसका पोटेंशियल बनती है। मार्केट कहाँ से सस्टेन करती है, मार्केट सस्टेन करती है इसके फंडामेंटल को लेकर के, और फंडामेंटल में इसके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। आखिर ये कंपनी जो बिजनेस चला रही है या जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी जो बिजनेस चला रही है उनका रिवेन्यू मॉडल क्या रहा, और रिवेन्यू मॉडल क्या दर्शाती है। तो चलिए, रिवेन्यू, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कंप्लीट लर्निंग वाला वीडियो हम यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले चलते हैं पीयर्स में। पीयर्स में हमने पहले भी स्टडी किया था, कई बार मैं करते रहता हूँ, बैक टू बैक करते रहता हूँ, कई सारी चीज़ें मुझे याद हो चुका है चीज़ों को लेकर के देखते देखते। तो यहाँ पे देखने को ये मिला जो करीब 29 कंपनी को बकेट बनाया, और इस बकेट के अकॉर्डिंग 12.36 का रेशियो लिया, पी रेशियो। उस हिसाब से एचडीएफसी का और आईसीआईसीआई का नियर अबाउट द सेम रहा, लेकिन आईसीआईसीआई से थोड़ा सा कम वैल्यूएशन देखने को मिला इसका। लेकिन मार्केट तो इसके एवरेज से ज़्यादा चल रही है ना, इसका हिसाब से यदि एवरेज के हिसाब से देखें तो मार्केट में इससे बेहतर भी कोई स्टॉक हो सकता है। लेकिन बेहतर की पी के हिसाब से तो बेहतर होगा, लेकिन उसकी मार्केट पोटेंशियल क्या कहती है, मार्केट पोर्टबिलिटी क्या कहती है, मार्केट क्या लगातार सस्टेन करती नजर आती है, कई बार गिरावट या चढ़ावट का मौका मिलता है, या डेट्स काफ़ी बढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी क्वार्टर रिजल्ट। अच्छा, क्वार्टर रिजल्ट क्या कहता है, इनके सेल्स की तरफ देखने का प्रयास करें तो सेल्स देखिए, मैं सेल्स को किसी पीरियड से कंपेयर करूं तो लगातार क्या हो रहा है, सेल्स में सेल्स इनकी लगातार बढ़ती नजर आती है, अर्थात बिजनेस सस्टेन करती है, और हमेशा ये अपने सेल्स इसकी लगातार बढ़ती है, अर्थात इनका क्या लगता है, यदि सेल्स बढ़ती है तो मार्केट के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद देखा जाए, क्योंकि स्टॉक में उथल पुथल चलती है पूरे साल के अंदर, तो इसका यदि ये देखा जाए तो ये भी इसमें भी उथल पुथल चलती है नहीं चलती है। इसके बाद देखा जाए क्या कहती है,
नियर अबाउट 18,000 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट निकल के आती है, और नियर अबाउट 18,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इससे पहले आप आकलन करके देखिए तो लगातार क्या हो रही है, लगातार एक प्रॉफिट बिल्डअप हो रही है। इससे पहले 18,000 करोड़ का कहीं नहीं था, मतलब हर साल पिछले साल से अच्छी परफॉर्मेंस करती है, उसको वाई वाई हिसाब से एक बेटर परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। चलिए, ये तो था क्वार्टरली। ईयरली क्या कहता है? ईयरली देखा जाए, ईयरली में क्या हुआ, पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर गया। जो कि 1,70,000 करोड़ का था, वो 2,83,000 करोड़ के पास पहुंच गया उसका सेल्स को लेकर के। और सेल्स ही नहीं, सेल्स के बाद क्या हुआ, जो प्रॉफिटेबिलिटी थी इसकी, वो कहाँ पे चली गई, करीब 65,000 करोड़ पे चली गई। और सोचिए, आकलन करने वाली बात है, 65,000 करोड़ का कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो दिन दुगना रात चौगुना तो चलेगा ना। जबकि पिछले साल इसका 46,000 करोड़ का था। तो सोचिए वाई वाई में कितना का फर्क आ गया, 46,000 करोड़ से 65,000 करोड़ के आसपास की चली जाती है। नियरली मैं देखूँ तो 20,000 करोड़ का एक साल में एक्स्ट्रा ग्रोथ करती नजर आती है। आगे कहती है इस कंपनी के बारे में, तो आगे देखिए क्या कहती है। जहाँ पे इसकी सेल्स में देख, हम बैलेंस शीट को एक नज़र डालें तो बैलेंस शीट क्या कहती है। बैलेंस शीट कहती है जिनका जो रिजर्व है, रिजर्व लगातार बढ़ती नजर आती है, और बोरोइंग्स भी लगातार बढ़ा है। बोरोइंग्स आप देखेंगे तो लगातार बढ़ती नजर, क्योंकि ये लोन वगैरह तो देख करके तो फिर लर्निंग करते हैं ना। तो पहले बोरोइंग्स लेंगे तो बोरोइंग लेके लगातार बोरोइंग बढ़ती नजर आती है। और बोरोइंग यदि बढ़ती नजर आती है तो क्या किया उन्होंने, इनकी क्या निकल के आती है, इनकी फिक्स एसेट्स के अलावा देखने को ये मिली, इनकी अदर एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यही तो इनका काम है। और ये देखने को मिला जो कैश एंड कैश जो है इनका लास्ट डेट में, वो भी करीब 197 लाख करोड़ का रहा। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट लगातार आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती नजर आती है। जिस भी पीरियड से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, कमी नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती नजर आती है। तो मतलब मार्केट की पोटेंशियल है, लेकिन स्टॉक में उथल पुथल चलती है, वो मार्केट के हिसाब से चलती है। यदि एवरेज प्राइस के आसपास देखा जाए, मूविंग मूविंग एवरेज के आसपास कभी भी देखा जाए, तो यदि इसको 4 जून से आकलन करके देखा जाए तो 5 जून के क्या हुआ, 5 जून से देखा गया कि मार्केट में कितनी परसेंट की जंप निकल के आती है। इस मार्केट को देखिए, यहाँ से लेकर के जब मार्केट चली यहाँ तक, तो कितनी परसेंट की जंप निकल के आती है। नियरली प्राइस थी कितनी के आसपास, 1,500 के आसपास प्राइस थी, और पहुंच जाती कहाँ पे, 1,700 1,800 के आसपास। तो सोचिए कितना परसेंट का जंप हो जाती है। इसके बाद देखा जाए क्या कहते हैं इसको स्टॉक के बारे में, जब परसेंटेज को एक नंबर डालने का प्रयास करता है कि परसेंटेज ऑफ ग्रो क्या था इस टाइम फ्रेम से लेकर के और इस टाइम फ्रेम में, क्या निकल के आती है। अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है यदि एवरेज प्राइस के आसपास ना, मैं एक एवरेज प्राइस के आसपास यदि लिया है तो। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव क्या कहते हैं इसके बारे में, जहाँ पे कंपनी कहती है जो इन्वेस्टमेंट पार्ट में 100% कौन है, 100% देखने को ये मिली जो कंपनी पब्लिक के पास चली गई, प्रमोटर्स कोई बचा नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकी एक होल्डिंग कंपनी थी, इनकी होल्डिंग कंपनी थी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उनको ही टेक ओवर हो गया, उन्होंने अपनी पोजीशन को हटा दिया, और वो सबके सब कहाँ चली गई, HDFC में चली गई, अर्थात तो उनके पास मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद सारा के सारे एक बड़ी इंडस्ट्रीज के तौर पे अलग अलग सेक्टर में मल्ट, आजकल कह सकते हैं इसको जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस के तौर पे कामकाज करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, जहाँ पे इनकी FI की तादाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। 47% जो FI की पोजीशन है, उसमें कुछ बड़ी संस्था के नाम बताऊं तो कुछ ऐसा नहीं निकल के आते, सबके पास उतना ज़्यादा पोजीशन है नहीं। DI देखें तो DI में करीब 65 जो कि 35% है, उसमें कि SBI है, LICs हैं, और जितने भी देखने को इंडिया की बड़ी बड़ी ऐसे प्रोडेंशियल है, HDFC ट्रस्टीज भी कभी था, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिलता। UTI है, और HDFC पेंशन फंड है, मैनेजमेंट्स हैं, मतलब जितने बड़े बड़े DI हैं वहाँ सबके सब यहाँ पे है। पब्लिक कहती है इसके बारे में नियर अबाउट 17% के आसपास की। तो इसमें जो प्राइसेस हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, ये कट ऑफ डेट के हिसाब से एक डेटा होता है। अब आते हैं सेंटीमेंटल क्या कहते हैं इसके बारे में।
सेंटिमेंटल के बारे में देखा तो सेंटिमेंटल देखा तो एक इंटीमेशन अंदर देती है, और 4 जुलाई को इंटीमेशन आती है। इंटीमेशन क्या आती है उसके बाद चर्चा करते हैं। उसके बाद हम इसका डिविडेंड और बाकी सारी चीज़ों पर चलने का प्रयास करेंगे। जो कहती है कंपनी, जो बैंक्स ग्रॉस एडवांस एग्रीगेट्स द प्रोमोसली 24,870 मिलियन एज द जून 30, ग्रो ऑफ द अराउंड 52.6% ओवर द पिछले 16,300 बिलियंस ऑफ द जून 30 2023। सोचिए 2023 में और 24 में कितना परसेंट का डिफरेंस हो गया पता है? 52% से ज़्यादा का ग्रो किया है, यदि सेम क्वार्टर को कंपेयर किया जाए तो। ऐसे ही डेटा कहती है, जो जुलाई 1 बैंक ग्रॉस एडवांस इन द 11.9 ओवर द जून, जो कि था कितना 30 के हिसाब से वो 25,068 मिलियन का रहा था। तो मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, ईयर ऑफ ईयर लगातार जंप करती नजर आती है। और ये इसका कुछ डेटा था जो बैंक ने अभी इंटीमेशन के तौर पे एक्सचेंज को भेजा है। तो ये मेरा 30 जून तक का डेटा रहा। तो उसके बाद कुछ और लेटेस्ट अपडेट करने के लिए तो कहती है कंपनी सेक्रेटरीज कंप्लायंस ऑफिसर की बात करती है, इंटीमेशन ऑफ द रेगुलेशन की बात करती नजर आई है। अब आते हैं एक नज़र कहाँ भी पता है, एक नज़र आते हैं इसकी सेगमेंट वाइज में, और सेगमेंट वाइज के बाद हम चलने का प्रयास करेंगे। इसकी सेगमेंट वाइज क्या कहती है स्टॉक, सेगमेंट वाइज में कुछ है तो सेगमेंट वाइज में है, और सेगमेंट वाइज में कहती है कंपनी, जो नियरली देखा जाए तो क्या कहती है, नियरली देखा जाए तो कहती है कंपनी इसका पास रिटेल बैंकिंग सबसे ज़्यादा, फिर होलसेल बैंकिंग, फिर ट्रेजरी सर्विस और अदर बैंकिंग सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इनका रहा। 8,318 करोड़ तक का इनका अदर सर्विसेज बेनिफिशियल निकल के आता है। इसके बाद चलें इसकी एक नज़र कहाँ पे, एक नज़र हम डालने का प्रयास करें कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी के बारे में, और कॉर्पोरेट एक्शन क्या कहती है इसके बारे में। तो फाइनल डिविडेंड के बाद चर्चा भी हमने इस पे लेके स्टडी किया था जब इसका डिविडेंड का पार्ट आया था। 1950% का डिविडेंड दिया था इसने 10 मई को, और ये हमेशा मई के अंदर ही देखने को मिलता है कि मई के अंदर ही डिविडेंड देती है। 1950% का डिविडेंड दिया, लेकिन ये परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, 1950% दिया, क्योंकि इसका फेस वैल्यू पता है 1 रुपये का। ये तो इतना देना ही था उसको, क्योंकि स्टॉक की प्राइस भी तो देखिए, स्टॉक की प्राइस भी तो 18-19 के आसपास की चलती है, तो उस हिसाब से कितना देती है, 1% के आसपास देती है। तो कभी कभार ना इसको देने से पहले एक बार इसको करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करना चाहिए, कि मार्केट इतना गिर गया ना, 1% यदि मार्केट गिर गया तो फिर इसका कोई डिविडेंड का कोई मतलब भी बनता नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है डिविडेंड का मतलब। तो ये इसका था डेटा, और हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में जिसका नाम था HDFC, जिसकी परफॉर्मेंस तरफ से चलने का प्रयास करें। तो परफॉर्मेंस क्या कहती है हमने ऑलरेडी देखा था। एक नज़र डालें तो 5 साल में क्या कहती है, करीब जो HDFC और बाकी सारे बैंकों में सबसे बेटर परफॉर्मेंस ICICI करती नजर आती है 5 सालों में। ऐसे 1 साल की चार्ट को देखें तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस एक्सिस करती नजर आती है, और 6 महीने की चार्ट को देखें तो 6 महीने में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कौन करती है, ICICI। मतलब HDFC का एक मार्केट हमेशा उथल पुथल वाली चलती रहती है। ऐसे ही 1 महीने को चार्ट को देख लो तब भी ये 1 महीने में 4% जंप करता है, और ICICI 10% से ज़्यादा जंप कर जाती है। पिछले 5 दिन के चार्ट को देख लीजिए, मान लीजिए पिछले 5 दिन में क्या था, 6% गिर चुका है स्टॉक्स में। तो इसका था मार्केट के पोटेंशियल को लेकर के। और यहाँ पे चार्ट देखें तो YOY हिसाब से क्या कहता है रिवेन्यू मॉडल में, YOY के हिसाब से रिवेन्यू कहती है जो 102% का जंप करता है, अच्छी बात है। नेट इनकम करीब 40% के आसपास जंप करती है, ये दोनों के दोनों अच्छे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करती है वो करीब गिरावट में आ जाती है 96% के आसपास की। तो ये हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में जिसका नाम था HDFC बैंक। कंप्लीट लर्निंग के लिए ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ना आप किसी स्टॉक को खरीदने बेचने हो या होल्ड करने को लेकर के मेरी सलाह होती है, ना कोई ऐसा रिकमेंडेशन होता है, क्यों, बिकॉज योर मनी योर डिसीजंस और योर चॉइस। इसलिए कम्प्लीटली लर्निंग, हमने केवल इसको एक लर्निंग के तौर पे रखा, क्योंकि हमने कहा कि स्टॉक में लगातार उथल पुथल चलती रहती है, और यदि कभी किसी बेस प्राइस के आसपास जब कोई सपोर्टिंग जोन बनाती है कंपनी, उस सपोर्टिंग जोन में जिन्होंने लिया होगा उनके लिए तो अच्छी खासी बनती है, अदरवाइज क्या होता है,
अदरवाइज गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे फिलहाल क्या क्या है इस स्टॉक के बारे में, फिलहाल क्या है, जो ये सपोर्टिंग जोन के आसपास फिलहाल नहीं है, अभी सपोर्टिंग जोन पे नहीं है। अभी यहाँ से कितनी गिरेगी, क्योंकि ये रिसेंटली देखा जाए तो मार्केट इसकी सपोर्टिंग बेस बनाती बनाती कहाँ पे है, इस प्राइस पे बार बार आई है स्टॉक्स, और बार बार कहाँ पे आती है स्टॉक, यहाँ पे आई है बार बार इस प्राइस के आसपास। यदि इसी आप से आसपास में प्राइस बनाती है तो नियरली यहाँ तक आकर के इसका क्या हो सकता है, सपोर्ट लेवल बन सकती है। अदरवाइज यहाँ जो जंप करती है तो फिर यहाँ से जंप करने के तो आसमान खाली है, चलने के लिए तैयार है, और इसका रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस से ज़्यादा तो फिलहाल जाएगा नहीं, उसी आसपास में झूलती रहेगी, ऐसा ही देखने को मिलता है जैसे पिछले सालों से झूलती आ रही है स्टॉक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।